सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस अमेजिंग अमेजिंग सेशन, जहां हम सर कवर करने वाले सीए इंटर ऑडिट की आरटीपी फॉर द May 25 एग्जाम। ये जो आरटीपी का डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपके लिए एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली तरीके से बना दिया है सर। इसमें मैंने क्या किया है, स्मार्टली जितने भी नए नए क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आपके यहाँ पे रख दिया है। प्लस जो भी कीवर्ड्स पे आपने फोकस करना है वो मैंने आपको रेड में मार्क करके दे दिया, जैसे हमने आपको क्वेश्चन बैंक में भी दिए थे। ठीक है सर, तो ये एकदम आपको बढ़िया वाली वो होते हैं ना अपनेपन वाली फील आपको अब इस आरटीपी से आ जाएगी। ठीक है, तो जितने भी नए नए क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। आप एकदम बढ़िया सीट बेल्ट बांध लीजिए, बैठ जाइए, मजा आने वाला है। और सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि इससे बाकी इंटर स्टूडेंट्स का भी भला हो सके। सो विदाउट मच अडू, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सर सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी की। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आपको कहां पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी। ठीक है सर, सबसे पहले केस स्टडी की बात करते हैं, आदित्य एंड कंपनी एलएलपी। मेरी हमेशा ये अप्रोच रहती है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके रेलिवेंट जो चीज़ है केस स्टडी में पढ़ो। वरना अगर हम पूरी केस स्टडी पढ़ने बैठते हैं तो जनरली दिमाग जल्दी थक जाता है, तो पढ़ाई मतलब करने में मुश्किल होती है क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है सर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। वेदर द व्यू ऑफ मुदित रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इज करेक्ट। क्लाइंट बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ बात कर रखी है, तो आ जाओ देखते हैं मुदित के बारे में कहाँ लिखा है। सर मुदित 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 ये लिखा है रोहित एंड मुदित, ये दो आर्टिकल असिस्टेंट है। ठीक है सर, फिर यहाँ पे मुदित के बारे में इन्होंने लिख रखा है, वाइल सच डिस्कशंस वर गोइंग ऑन मुदित शोड नो इंक्लिनेशन नो इंटरेस्ट टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। मुदित ने बिजनेस को समझने में कोई इंक्लिनेशन नहीं दिखाई। अब आप मुझे बताओ, एज अ ऑडिटर क्या आपको एंटिटी के बिजनेस को समझना पड़ता है? हाँ सर। कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? एसए 315। एसए 315 किसकी बात करता था? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो भाई अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा रिस्क क्या है, कंट्रोल्स क्या है? ठीक है सर, तो अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। इसका ये मानना था दैट he needs to obtain the understanding about the audit procedure। कह रहे ऑडिट प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, क्लाइंट के बिजनेस की नहीं। तो मुझे बताओ, मुदित एकदम समझदार बच्चा है या मुदित एकदम बुद्धू बच्चा है? सर मुदित एकदम बुद्धू बच्चा है। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या मुदित सही है? मैंने कहा मुदित सही नहीं है, तो मुदित इज करेक्ट और मुदित इज पार्शियली करेक्ट। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, मुदित इज नॉट करेक्ट, मुदित इज नॉट करेक्ट। अब देखो क्या क्या कहते हैं। द व्यू ऑफ द मुदित इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज टू बी कंडक्टेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। सही लग रहा है? कह रहे बिकॉज सच इन्फॉर्मेशन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू बी इशूड एट द एंड ऑफ ऑडिट प्रोसेस। ये ऑडिट रिपोर्टिंग का पार्ट थोड़ी होता है अंडरस्टैंडिंग, ये तो ऑडिट का पार्ट होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिट, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट काइंड ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हैज रोहित डिसाइडेड टू सेंड टू द डेटर्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में डेटर्स की बात कर रखी है। सर पहले पैराग्राफ में तो नहीं है, सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखो पहली लाइन जनरली मिल जाएगी डेटर्स को लेके। अच्छा मैं बताऊं, एग्जाम में भी ऐसे केस स्टडी ऐसे ही स्ट्रक्चर करके देता है, जहां पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है, पैराग्राफ की बिगनिंग होती है, वहीं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है सर, तो ये कह रहा है आपने वेरीफाई करने थे डेटर्स लोन्स एंड एडवांसेस अमाउंटिंग टू 20 करोड़ एंड 20 lakhs। तो डेटर्स की अमाउंट कितनी हो गई? 20 करोड़। रोहित asked the official to provide him regarding the aging of the trade receivables. Plus he decided to send confirmation request to the debtors having the balance exceeding 5 lakh rupees। जिसका भी 5 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस था उसको कंफर्मेशन भेजा। प्लस इन्होंने बोला थर्ड पार्टी को आप रिप्लाई करो पॉजिटिवली वेदर द बैलेंस इन योर बुक्स टैली विद द बैलेंस मेंशन्ड इन द रिक्वेस्ट लेटर। ये कह रहे सामने वाली पार्टी को रिप्लाई करना है कि भाई आपका बैलेंस हमसे एग्री करता है या नहीं। तो ऐसी कौन सी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है जिसमें आप सामने वाले को कहते हो तुम मुझे रिप्लाई करो, कोई भी केस हो, चाहे आप एग्री करते हो चाहे नहीं, चाहे तुम्हारी हां है या ना, तुम्हारा रिप्लाई करना जरूरी है। सर इसको कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अच्छा नेगेटिव कब होती? नेगेटिव तब होती जब आप सामने वाली पार्टी को बोलती टू रिप्लाई ओनली एंड ओनली व्हेन दे डिसएग्री, तो फिर ये नेगेटिव होती। एक्सेप्शन लेटर का क्या मतलब होता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस होता है और जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का बैलेंस आया है, अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमेशा मैनेजमेंट देती है, कंफर्मिंग पार्टी नहीं। सो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज बी।
अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। विच सैंपल सिलेक्शन मेथड हैज बीन ऑप्टेड बाय सीए रोहित वाइल वेरीफाइंग द लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी। आ जाओ लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में देखते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में इन्होंने यहीं पे स्टार्ट कर दिया था, तो देखो यहां लिखा है वाइल वेरीफाइंग द बैलेंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ही सेलेक्टेड द सैंपल फॉर चेकिंग विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो जब भी आप कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो नहीं करते उसको क्या कहते हैं? हफाजार्ड सैंपलिंग। हम उसको हफाजार्ड सैंपलिंग बोलते हैं। तो सर द राइट आंसर विल बी सी। अच्छा, इंटरवल सैंपलिंग क्या होती? जब ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन साइज को, देख लो भाई रिवीजन टेस्ट पेपर है, मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी रिलेटेड है सब रिवाइज कराता चल रहा हूं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट। जो भी पॉपुलेशन साइज होती है उसको आप नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड करते हो। ओ, इससे क्या आता है? सैंपलिंग इंटरवल निकल के आता है। तो जो सैंपलिंग इंटरवल होता है, मान लो 10 आ गया, तो एवरी 10th आइटम इज सेलेक्टेड। ब्लॉक सैंपलिंग में क्या होता है? मैंने कहा था हम यहां पे ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं ऑफ कंटीजियस आइटम्स। सर कंटीजियस का क्या मतलब है? जो आइटम साथ साथ होते हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं, बट इसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाता ऑफ द पॉपुलेशन। मॉनिटरी यूनिट में क्या होता है? हम एक अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, इस अमाउंट से ऊपर जो जो आइटम्स होंगे उनको हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब इन्होंने डेटर्स में डिसाइड किया कि हम सारे डेटर्स सेलेक्ट करेंगे मोर देन 5 लाख रुपीस, तो ये एक तरह की मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग ही इन्होंने की थी। क्या बात है सर, मजा आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। वाइल वेरीफाइंग द इन्वेंट्री ऑफ द क्लाइंट कंपनी विच असर्शन इज वेरीफाइड बाय सीए मुदित। तो मुझे बताओ इन्वेंट्री की बात कहां लिख रखी है? सर यहां पे लिख रखी है। ये कह रहे जब इन्वेंट्री वेरीफाई कर रहे थे तो मुदित ने ऑडिट प्रोसीजर करे टू वेरीफाई that any inventory balance at the year end does not include the element of the next financial year। मुझे बताओ ये क्या चाह रहा है? सर ये चाह रहा है जो भी इन्वेंट्री वो 31 मार्च की हो, उसके आगे की इन्वेंट्री 31 मार्च में नहीं आनी चाहिए। तो इसको क्या कहते थे? कट ऑफ असर्शन, कि हमने फाइनेंशियल ईयर में कट ऑफ लगा दिया, बाद वाली कोई भी यू कैन से बैलेंस इसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। सो द राइट आंसर विल बी कट ऑफ। क्या यहां पे कोई वैल्यू की बात हो रही थी? नहीं सर। क्या यहां पे कोई प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स की बात हो रही थी? नहीं सर। क्या यहां मैं इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा हूं कि ये कंपनी के नाम पे है? नो सर, हमने ये सब चेक ही नहीं किया। सो द मेन फोकस वाज ऑन कट ऑफ असर्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ मेरे साथ। अगला पॉइंट क्या कहते हैं सर? विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड एसेट विच असर्शन डज मुदित वांट टू चेक। मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट को लेके कौन सी असर्शन चेक करना चाहते हैं? तो सर फिक्स्ड एसेट के बारे में यहां पे दे रखा है कि ये फिक्स्ड एसेट दे रखा है। मुदित आस्क्ड द कंसर्न एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम विद वेरियस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट अपीयरिंग ऑन द बैलेंस शीट। ही आस्क्ड फॉर द टाइटल डीड्स ऑफ द बिल्डिंग एंड परचेज बिल ऑफ द एसेट्स। मुझे बताओ टाइटल डीड और परचेज बिल में क्या देखना चाहता है कि ये एसेट कंपनी के नाम पे है या नहीं। अरे जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी होगी बिल्डिंग की टाइटल डीड उसी के नाम पे है। तो मैंने कहा नाम का क्या मतलब होता है? नाम का मतलब होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्या एसेट पे मेरी राइट है या नहीं? क्या मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की बात करी? नहीं सर। तो वैल्यूएशन की बात नहीं होगी। क्या नोट्स टू अकाउंट्स के डिस्क्लोजर की बात हो रही थी? नहीं। क्या यहां पे मैं फिजिकल वेरिफिकेशन की बात कर रहा था? नहीं। तो यहां मेन फोकस वाज ऑन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सारे बच्चे मुझे बताओ क्या केस स्टडी करके मजा आया? हाँ सर, एक ही केस स्टडी थी। डन डनाडन डन। अब आ जाओ जनरल एमसीक्यूज की बात करते हैं। अच्छा मैं बता दूं, जहां जहां जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट आएगा उसका पूरा रिविजन मैं फोकस करूंगा इस वीडियो में, कि मैं आपको बोर्ड नोट से भी कराता चलूं, तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन 6। सीए रॉकी इज अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कहता हूं अगेन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, लास्ट लाइन पढ़ो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें से बताओ कौन सी चीज है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं होनी चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम, क्या ऑडिट प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में आना चाहिए? हाँ सर। जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स के रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होती है यह आनी चाहिए? हाँ। लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन? हाँ। बट अगर मैं बात करता हूं नोट्स रिफ्लेक्टिंग प्रिलिमिनरी थिंकिंग, सर ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि प्रिलिमिनरी थिंकिंग का मतलब है हम इनिशियली क्या सोच रहे थे। तो जो आप इनिशियली सोच रहे थे उससे किसी को क्या लेना देना? आप अपने फाइनल जो कंक्लूजन्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करो ना। इनिशियल सोच से किसी को क्या लेना देना? तो ये बाकी 3 चीजें तो आएंगी बट ये नहीं आएगा। तो आ जाओ इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। तो जब हम बात करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैंने कहा था 2-3 चीजें आती हैं और कुछ नहीं आती। सर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो मैंने इसमें बोला था AACCC। AACCC का मतलब है जो भी ऑडिट प्रोग्राम होता है, जो भी एनालिसिस वगैरह आप करते हो, एजिंग एनालिसिस ऑफ डेटर्स है, ये सब रेलिवेंट चीजें ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगी। CCC का क्या मतलब है? कोई भी कंफर्मेशन लेटर हो गया, चेकलिस्ट इज जस्ट लाइक योर ऑडिट प्रोग्राम। कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन सिग्निफिकेंट मैटर, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब बताया था? ईमेल वगैरह अगर आप करते हो सिग्निफिकेंट मैटर पे, तो ये सब आपकी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनती है। बट सर क्या है जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनता?
सबसे पहले सुपरसीडेड ड्राफ्ट। सुपरसीडेड ड्राफ्ट यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, अब आपके पास एक फाइनल डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो जो भी सुपरसीडेड ड्राफ्ट है ऑफ द वर्किंग पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स, जहां पे भी इनकम्प्लीट प्रिलिमिनरी थिंकिंग है वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात, जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने करेक्ट कर दिया है, तो उन डॉक्यूमेंट्स की प्रीवियस कॉपीज विच हैव बीन करेक्टेड फॉर द एरर्स वाली चीजों को इंक्लूड नहीं करना। तो जो करेक्ट हो चुका है वो आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, सो प्रीवियस कॉपीज विच हैव बीन करेक्टेड फॉर एरर्स, वो अब आप पुरानी गलतियों वाले डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड मत करना। एंड लास्ट में कहता है जो भी डुप्लीकेट कॉपीज है उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी सर, क्या जहां भी कोई कमी है, जहां भी कोई कमी है, जहां भी कोई गलती है, या फिर जहां कुछ ज्यादा है, या तो कमी है या ज्यादा है या फिर कोई गलती है, इन तीन चीजों को इंक्लूड मत करना। कमी यानी जहां भी प्रिलिमिनरी थिंकिंग है आपके सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स में, पुराने ड्राफ्ट्स में, उनको इंक्लूड मत करना। जहां भी गलती है यानी कोई भी टाइपोग्राफिकल या अदर एरर है जिसको आप ठीक कर चुके हो, तो एरर वाले डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड मत करना। एंड जहां भी डुप्लीकेट्स है यानी ज्यादा है, उन डुप्लीकेट्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे भी आईसीए ने एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था सितंबर एग्जाम में, तो ध्यान रख के चलना। डन 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 सर, बढ़िया रिवीजन हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे कौन सा थ्रेट है टू द इंडिपेंडेंस। तो मुझे बताओ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या होते हैं? साफी 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 साफी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट। साफी पियो और तुम्हारे ब्लड के जितने भी थ्रेट्स हैं टन डना टन डन खत्म। तो मैंने कहा साफी में यहां पे हमारे पास कौन सा थ्रेट है, तो देखो क्या कहता है, सीए रमेश इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल से कंपनी का ऑडिटर है सर, 10 साल से पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ओवर दीज ईयर्स इसने पर्सनल रिलेशनशिप बना लिया मिस्टर राजन से। ओ माई गॉड, द सीईओ ऑफ द कंपनी। ड्यूरिंग द ऑडिट सीए रमेश ने डिस्कवर किया several discrepancies, but he feels uncomfortable reporting these issues because of his personal relationship with राजन। ये आई से किस डायरेक्शन में ले जा रहे क्वेश्चन को, सर हमको भी नहीं पता। मादला डिला बिगड़ गया। He has also accepted gifts from the company on several occasions. As a result, CA Ramesh is concerned about the impact of his long relationship with Rajan on the audit report। सारे बच्चे बताओ जो रमेश और राजन के बीच चल रहा है ये कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट? नो सर, दिस इज नॉट अ सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ कोई पैसे का मामला नहीं है। क्या यहाँ फैमिलियरिटी थ्रेट है? हाँ सर फैमिलियरिटी है। क्या सेल्फ रिव्यू है? नहीं, कोई अपने करे हुए काम को चेक थोड़ी कर रहा है। ना ही कोई एडवोकेसी जहां आप कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो, शेयर्स को प्रमोट कर रहे हो। सो द राइट आंसर विल बी फैमिलियरिटी थ्रेट। सर क्या नोटी क्वेश्चंस बना रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। अब आओ क्वेश्चन 8 कहता है विच ऑडिट प्रोसीजर्स ही परफॉर्म टू वेरीफाई कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। सारे बच्चे बताओ $100 से अगर मैं रुपीस पे कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये कौन सी असर्शन है? मैंने कहा यहां पे इंस्पेक्शन हो रही है। नहीं सर मैं कोई डॉक्यूमेंट तो चेक नहीं कर रहा। क्या मैं रिकैलकुलेशन कर रहा हूं? हाँ सर आप कैलकुलेट कर रहे हो कि एक्यूरेसी सही है कि नहीं। क्या मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं? मैंने कहा नहीं। एंड लास्ट में आता है री परफॉर्मेंस। क्या मैं किसी इंटरनल कंट्रोल या प्रोसेस को दोहरा रहा हूं? नहीं सर। तो यहां पे यही बात लिखी हुई थी कि हम कहीं ना कहीं एक्यूरेसी देखना चाहते हैं ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्जन। नाम में ही छुपा हुआ है आंसर कि कैलकुलेशन की एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी? रिकैलकुलेशन करके। जितने भी एमसीक्यूज थे डन डना डन डन। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। पानी के दो घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। चलो जी मजा आएगा। कहता है डज सच मैटर फॉल इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देखो क्या कहता है। XYZ Limited, a manufacturing company based in India, operates multiple plants across the country and deals in complex machinery, and इस complex machinery को अलग ही maintenance और valuation की expertise चाहिए। Company appointed CA Dhruv as a statutory auditor. During the audit, he observed that management consistently applied the same method of valuation of inventory for the past few years, but this year without proper disclosure they switched to a different valuation method। ये किसी और valuation method पे चले गए जिससे higher profits आए। क्या ये scope of audit में आता है? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री का valuation method is a accounting policy। जब भी आप accounting policy में change करते हो it should be properly accounted, presented and disclosed। ये चीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऑडिटर इस पे सवाल उठा सकता है और ये ऑडिट स्कोप में आता है। अब सर हमको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। पहले क्या मैं जो डिस्क्लोजर और स्कोप वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करा दूं? हाँ सर करा दो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आ जाओ मेरे साथ।
सबसे पहले स्कोप ऑफ ऑडिट रिवाइज करते हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या क्या आता है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। सबसे पहले इंक्लूजन की बात करते हैं। अब देखो भाई इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सर। सबसे पहले कहते हैं ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी जो चीज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना नहीं, वो मेरे स्कोप से भी लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी एक इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस की। मान लो एक क्लीनिंग एजेंसी का बिल आता है, तो क्या वो बिल मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा? हाँ। सो दिस शुड बी चेक्ड बाय द मैनेजमेंट एंड पेड। तो ये जो इंटरनल कंट्रोल है कि आपको बिल को चेक करना है, उसकी पेमेंट प्रॉपर्ली करनी है, डेफिनेटली ये मेरे स्कोप में आता है क्योंकि ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करेगा। बट यही अगर एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल है कि रोज वॉशरूम्स की सही सफाई होनी चाहिए, क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना है? नहीं सर, तो ये आउट ऑफ स्कोप। वेरी गुड। सो ऑल एस्पेक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमेशा हम ऑडिट एविडेंस में पढ़ते हैं कि ऑडिट एविडेंस रिलायबल होना चाहिए, ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये मेरे स्कोप का पार्ट बनता है। फिर आता है सर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा था एमटीपी May 24 में आया है, और अब मैं बोलता हूं एमटीपी May 24 तो छोड़ो, आरटीपी May 25 में भी आ गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ध्यान से समझना, मजा आएगा। सबसे पहले आपने देखना है क्या जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर का, नोट्स टू अकाउंट्स का ज्ञान कौन देता है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आपने क्या ध्यान में रखना है? कीप इन माइंड द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। सबसे पहला स्टेज क्या है? अगर आपको देखना है डिस्क्लोजर प्रॉपर है या नहीं, दिमाग में क्या रखें? एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। बोलो मेरे साथ, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। एक बार और, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। वेरी वेरी गुड। स्टेज नंबर 1 तो क्लियर हो गई बॉस, स्टेज नंबर 1 आपकी क्लियर हो गई। अब आ जाओ स्टेज 2 पे। चेक क्या करें? डिस्क्लोजर का काम क्या होता है सर? जो भी नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, जो भी डिस्क्लोजर होते हैं, वो समराइज करते हैं। अपन बोलते हैं ना समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। यस सर, तो ये समराइज करते हैं इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। अब समराइज क्या करना है, कैसे करना है, ये मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट मेक्स मैनी जजमेंट्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि चूजिंग एन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ये क्या हो गया? स्टेज नंबर 2 ऑफ द आंसर। तो स्टेज नंबर 2 में आप बोलो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो ठीक है, बट इसमें होता क्या है? समराइज होता है। समराइज होती है इवेंट्स और ट्रांजैक्शन। जो समराइज कौन करेगा? मैनेजमेंट अपनी जजमेंट के हिसाब से। अब मैनेजमेंट कई जगह अपनी जजमेंट लगाते हैं इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल, चूजिंग अ प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर मैंने कहा था आईसीआई ने इसमें एक एग्जांपल ठीक दे रखा है, एक एग्जांपल गलत दे रखा है। सही वाला क्या है? मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, यही क्वेश्चन में इन्होंने पूछा। एंड दूसरा क्या है गलत वाला? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये आपका सेकंड स्टेज हो जाता है। सेकंड स्टेज बहुत आसान है, प्रॉपर समराइजेशन कौन करेगा? मैनेजमेंट अपनी जजमेंट के हिसाब से। मैनेजमेंट की जजमेंट कहां लगती है? इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 एग्जांपल दे दिए, डेप्रिसिएशन और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब थर्ड स्टेज कहती है ऑडिटर क्या करेगा? थर्ड स्टेज कहती है ऑडिटर क्या करेगा? सो ऑडिटर का काम यही है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने सेलेक्ट करी और अप्लाई करी, क्या वो सही है कि नहीं, वेदर द सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर इट हैज अप्लाइड कंसिस्टेंटली। सारे बच्चे मुझे रिवाइज कराओ 3 स्टेजेस जो शुभम सर ने सिखाई। सबसे पहले अगर चेक करना है प्रॉपर डिस्क्लोजर है या नहीं, कीप इन माइंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है सर। दूसरी चीज, अब डिस्क्लोजर होता किसका है? समरी ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, जो मैनेजमेंट अपनी जजमेंट के हिसाब से करता है। अब मैनेजमेंट की जो जजमेंट होती है वो किस में लगती है? अकाउंटिंग पॉलिसी में, चूजिंग अ प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी के 2 एग्जांपल बताओ, सही वाला गलत वाला, इन्वेंट्री वाला, पीपीई वाला, पीपीई की डेप्रिसिएशन मेथड। एंड थर्ड पॉइंट है ऑडिटर क्या करेगा? उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को इवैल्यूएट करेगा कि वो कंसिस्टेंट है और वो एप्रोप्रिएट है। क्या तीनों स्टेजेस क्लियर है? हाँ, जो बच्चा तीनों स्टेजेस लिखेगा उसके बढ़िया बढ़िया नंबर आने ही वाले हैं। अब आ जाओ आईसीए का आंसर पढ़े, तुमको मजा आएगा। देखो क्या तुम्हारे वो 3 स्टेजेस यहां पे दिख रहे हैं। सबसे पहले आंसर का इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, ठीक है। इंट्रो में थोड़ा सा टाइम पास कर देना अपने हिसाब से कि पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। ये इन्होंने पता नहीं कुछ भी उठा के कहीं से डाल देते हैं, ठीक है सर। फिर कहता है कि स्कोप में क्या क्या आता है, सबका थोड़ा थोड़ा नाम, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर। फिर फैक्ट्स लिखने के बाद बोलो प्रॉपर डिस्क्लोजर जब भी आपको चेक करना है तो कीप इन माइंड द एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। क्या पहला स्टेज आ गया? हाँ सर। सेकंड स्टेज, मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कई सारे वो जजमेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल चूजिंग द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब एक सही एग्जांपल जिसमें एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एक गलत एग्जांपल मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या सेकंड स्टेज भी हो गया? हाँ। थर्ड स्टेज पे ऑडिटर क्या करेगा? इवैल्यूएट सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, कि जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए और कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। और लास्ट में आप कंक्लूड करना जो हम प्रॉपर डिस्क्लोजर चेक कर रहे हैं इट इज विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट।
क्या स्टेप वाइज अप्रोच से पूरा का पूरा टॉपिक मस्त रिवाइज हो गया? हो गया सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे 210 का बहुत ही प्यारा क्यूटू क्यूटू क्वेश्चन है, आ जाओ मस्त रिवाइज करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन रिवाइज करने से पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं, आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ मित्रों। तो मैंने आपसे दो कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस करे थे सर। क्या? सबसे पहले चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आफ्टर एक्सेप्टेंस। चेंज इन द टर्म्स का मतलब हो सकता है ऑडिट के बाद वो आपको कहे रिव्यू कर दो या रिलेटेड सर्विस कर दो, तो कौन कौन से केसेस में वो कर सकते हैं। तो हमने ये 3 पॉइंट सीखे थे आरसीएम करके। आरसीएम का क्या मतलब था? सबसे पहले आर का मतलब था रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप। कहीं ना कहीं ऑडिटर के स्कोप पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, उसको एविडेंस नहीं इकट्ठा करने दिया जा रहा। कौन लगा रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप? मैनेजमेंट या सर्कमस्टेंसेस। ठीक है सर। दूसरा क्या था? सी का मतलब था चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस। तो हो सकता है क्लाइंट को लोन चाहिए था, तो बैंक ने बोला पहले ऑडिट करा के लाओ, बाद में बैंक कहता है रिव्यू भी चलेगा। तो हो सकता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए जहां क्लाइंट कहे कि ऑडिट की जगह मुझे रिव्यू कराना है। ठीक है सर। फिर एम से क्या था? मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ ऑडिट ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। क्लाइंट ने बोला था हमको अश्योरेंस चाहिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने ये नहीं बोला रीजनेबल चाहिए या लिमिटेड। तो हो सकता है अगर ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो फिर क्लाइंट कहे रिव्यू कराना है। तो 3 केसेस क्या थे सर? रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑडिटर। क्या ये 3 बातें समझ आती हैं? हाँ सर। उसके अलावा हमने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था लास्ट में सर। वो क्या था? क्या था वो कॉन्सेप्ट? इधर आओ। कि जब भी कोई रिकरिंग एंगेजमेंट होती है तो क्या हमें उस टाइम पे एक रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर देना है? तो मैंने आपको कहा था 3 चीजों को ध्यान में रखना। एक तो एंगेजमेंट लेटर वाले पॉइंट्स, कि अगर जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटर है, जो पहला एंगेजमेंट लेटर का पॉइंट होता है, उसको लेके अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली आपको एक नया एंगेजमेंट लेटर एंटर करना पड़ेगा, या बाकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो गए तो नया एंगेजमेंट लेटर। फिर मैंने कहा था धंधे वाले पॉइंट याद रखना। धंधा बदल गया, धंधा चलाने वाले बदल गए, धंधे के ओनर बदल गए। धंधा बदल गया यानी सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस। चलाने वाले मतलब रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, नॉट द जूनियर मैनेजमेंट। एंड ओनर बदल गए यानी सिग्निफिकेंट चेंज इन द ओनरशिप। और आखिरी में लॉ और एफआरएफ वाले पॉइंट थे। लॉ चेंज हो गया, एफआरएफ चेंज हो गया, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। सीए पुनीत इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ कमला लिमिटेड। The management has requested the auditor to change the terms of original engagement because company has diversified the business and new products have been introduced by the company. सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चेंज द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल एंगेजमेंट में वो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सी आईसीआई का इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं नया एंगेजमेंट लेटर दे दो। अब नया एंगेजमेंट लेटर क्या नए प्रोडक्ट्स के आ सकता है? हाँ, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, धंधा बदल गया। सिग्निफिकेंट चेंज in the nature और साइज ऑफ द बिजनेस, यस और नो? यस सर। तो बताओ क्या पुनीत एग्री कर सकता है टू दिस रिक्वेस्ट? बोलो हाँ कर सकता है, बोलो हाँ कर सकता है। अब अगला सवाल इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कैन द क्लाइंट रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट? तो इसमें आपके आरसीएम वाले पॉइंट्स आएंगे, यहां फिर आरसीएम वाले पॉइंट्स आएंगे। अब सर जो पहली फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन है ना, ये इन्होंने बहुत गड़बड़ करी है। पहली जो फ्रेमिंग है वहां पे इनको बोलना चाहिए था क्या नया एंगेजमेंट लेटर देने की जरूरत है? तो बोलो हाँ देने की जरूरत है। बट इन्होंने इसको चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वाला रूप दिखा दिया। आप ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग से समझना कि आंसर ये क्या पूछना चाह रहा है। कहीं ना कहीं जब इसने न्यू प्रोडक्ट्स की बात करी तो बेसिकली देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द बिजनेस। हाँ, तो आप बोलो ठीक है, जो ये कह रहे हैं कर सकते हैं। ठीक है सर। फिर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं जहां आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करनी पड़ सकती है? तो वही जो आरसीएम वाले पॉइंट बताए थे, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, चेंज इन द circumstances affecting the need for service and misunderstanding as to the nature of audit or related service requested। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स आएंगे। और ऊपर वाले पॉइंट में आपने बस बोलना देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज, सो रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट। क्या है मीठी मीठी बात समझ आती है? आती है सर। अब आ जाओ सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ हिज व्यूज। पर अब पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सीए पीकू हैज प्रिपेयर्ड द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एन एंटिटी डिस्क्राइबिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है सर। जब भी आप डॉक्यूमेंट करते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, तो बताओ क्या क्या मैटर्स आप रिकॉर्ड करोगे? क्या क्या मैटर्स आप रिकॉर्ड करोगे? ठीक है सर। तो ये तो यार एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन बैंक में भी था ऑलरेडी। ये तो ऑलरेडी था क्वेश्चन बैंक में। हाँ सर। फिर आपने इसको आरटीपी में क्यों डाला? क्योंकि इन बदमाशों ने 3 पॉइंट और डाल दिए।
सबसे पहले हम जब भी डॉक्यूमेंट करते तो हम क्या डॉक्यूमेंट करते थे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम टेस्टेड। सर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या टेस्ट कर रहे हो, किसकी क्या असर्शंस चेक कर रहे हो, वो सब आता था। फिर हम बताते थे किसने किया, किसने इसको रिव्यू किया, कब कब किया। कम ऑन, किसने किया, किसने इसको रिव्यू किया, कब कब किया। किसने किया यानी हु परफॉर्म द वर्क, किसने रिव्यू किया यानी हु रिव्यूड द वर्क, कब कब किया, डेट ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू। तो ये तो बहुत ईजी पॉइंट था। हाँ सर, बट इसके साथ साथ ये कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन शुड बी एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मतलब है इसमें सारी चीजें कवर होनी चाहिए। क्या क्या? ऑडिट की साइकिल में चलना, सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर, फिर ऑडिट एविडेंस एंड तीसरा कंक्लूजन। तीसरा कहां गया? कंक्लूजन। एंड साथ ही साथ दोनों सिग्निफिकेंट चीजें जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। तो सबसे पहले ऑडिट की साइकिल, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन, और दोनों सिग्निफिकेंट चीजें हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। अब आ जाओ, अब लास्ट में कहता है he is also of the view that such documentation alone as described above meet the requirements of standard on auditing. Comment on his views. तो ये कह रहा है all the above matters meet the requirement of SA 230, ठीक है, बट सिर्फ अगर आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डॉक्यूमेंट करते तो दैट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 230, सो CAPQ's व्यूज आर नॉट वैलिड। मतलब ये क्या कह रहा है? कह रहे इतना तो आपको डॉक्यूमेंट करना ही है, इसके साथ साथ ये सब चीजें भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अगर आप ये सब चीजें डॉक्यूमेंट नहीं करते तो फिर आप ऐसे की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे। सो दैट इज द रीजन आईसीए ने ये वाला पार्ट भी आंसर में ऐड किया है। तो मैं बताऊं ना, ये तो डॉक्यूमेंट करना ही है, बट अगर आपको ऐसे 230 की रिक्वायरमेंट को मीट करना है तो इन 5 चीजों को भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें डॉक्यूमेंट होंगी तभी आप ऐसे की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हो। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट, अलग ही प्यार हो गया गवर्नमेंट ऑडिट से इनको इस अटेम्प्ट में। देखो क्या कहता है, कहता है आइडेंटिफाई करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो मैं बताऊं ना, आ जाओ मेरे साथ मिलके करते हैं इसको रिवाइज, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं पेमेंट्स वर प्रोसेस्ड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या मैं बोल दूं सैंक्शन की कमी है? क्या मैं बोल दूं सैंक्शन की कमी है? हाँ सर। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑडिट ऑफ सैंक्शन, कि यहां पे कोई भी स्पेशल अप्रूवल या जनरल अप्रूवल नहीं लिया गया फॉर ऑथराइजिंग द एक्सपेंडिचर। सेकेंड पॉइंट, large scale project was implemented but no assessment has been done regarding the expected benefits achieved or not। मैं बोल दूं बेनिफिट अचीव नहीं हुआ यानी इफेक्टिव नहीं है। ये इफेक्टिवनेस वाला टाइम पास कहां करते हैं? परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो यहां पे परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में लिखना है कि हमको देखना होता है चीजें इकोनॉमिकली रन हो रही हैं, एफिशिएंटली रन हो रही हैं, और यहां पे जो भी रिजल्ट है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई इट विल बी परफॉर्मेंस ऑडिट। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, फंड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर विच नो प्रोविजन वॉज मेड। तो नो प्रोविजन यानी ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन है। सो ऑडिटिंग प्रोविजन ऑफ फंड्स, जहां मैं बोलता हूं पहले प्रोविजन बनाओ तभी आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सर्टेन एक्सपेंडिचर वॉज मेड विदाउट फॉलोइंग द रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी आपने रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉलो नहीं करे, तो ये है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। जो कहता है जो भी प्रोविजंस हैं ऑफ द स्टैट्यूटरी एक्ट्स, फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको फॉलो करना जरूरी है। एंड लास्ट में कहता है देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ अननेसेसरी स्पेंडिंग विच डू नॉट अलाइन विद फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है प्रोप्राइटी ऑडिट, कि ये कहीं ना कहीं प्रोप्राइटी ऑडिट को फॉलो नहीं कर रहे। अब आ जाता है सर लास्ट क्वेश्चन। सारे के सारे बच्चे हो जाओ रेडी, पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। अगेन ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले मुझे आपको बैंक ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना पड़ेगा, पार्शियल रिकवरी वाला। आई होप मिल जाए। पार्शियल रिकवरी मिल गया बॉस, मिल गया, पार्शियल रिकवरी मिल गया। आ जाओ सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करो, मजा आएगा। पार्शियल रिकवरी ऑफ एनपीए में क्या होता है, ध्यान से समझना। मेरा जो अमाउंट दैट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है सर। अब ये जो 10 लाख है इसमें से प्रिंसिपल कितना है? 9 लाख, इंटरेस्ट है 1 लाख, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एनपीए बन गया, ठीक है सर। अब सर 10 लाख में से मान लो पार्शियल रिकवरी होती है 3 लाख रुपीस की, ठीक है सर। तो हो सकता है इसको लेके मेरे पास एग्रीमेंट हो कि जब भी मेरे पास 10 लाख में से कम रिकवरी होगी यानी पार्शियल रिकवरी होगी तो प्रिंसिपल के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएगा यानी 2.7 लाख, और इंटरेस्ट के लिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएगा 30,000, ठीक है। 9:1 के रेशियो में आप बांट देना। तो 9:1 का रेशियो क्या हो गया? 2.7 लाख और 30,000। इजी था, इजी था। बट सर अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपने अपनी खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है जिसको आपने कंसिस्टेंटली और यूनिफॉर्म बेसिस पे सब एनपीएस पे अप्लाई करना है। कंसिस्टेंटली मतलब
कैरी ऑन करते चलना है, और यूनिफॉर्म बेसिस मतलब फॉर एवरी एनपीए यू हैव टू फॉलो द सेम पॉलिसी। ठीक है सर। तो हो सकता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कहे कि जब भी आप पैसा रिकवर करोगे पहली प्रायोरिटी प्रिंसिपल को जाएगी, कि पहले प्रिंसिपल का अमाउंट रिकवर होगा, फिर जो बाद में आएगा अमाउंट वो आप इंटरेस्ट के लिए अप्लाई करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब 10 लाख में से 3 लाख आया तो सबसे पहले मैं क्या सेट ऑफ करूंगा? प्रिंसिपल, जो कि 9 लाख है। तो क्या मैं बोल दूं पूरा का पूरा 3 लाख, पूरा का पूरा जो 3 लाख है किस पे चला जाएगा? प्रिंसिपल पे चला जाएगा। और सर AS9 तो क्या कहता है, अगर कभी भी कोई ऐसा इनकम अकाउंट होता है जहां पे अनसर्टेनिटी है, जैसे कि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में अनसर्टेनिटी आएगा कि नहीं, तो उसको आपने अकाउंट नहीं करना। बट अगर आपने इंटरेस्ट रियलाइज कर लिया, अगर आपने इंटरेस्ट रियलाइज कर लिया तो क्या मैं बोल दूं सर्टेनिटी आ गई? हाँ। तो जैसे इंटरेस्ट रियलाइज हो गया आप इसको इनकम बना सकते हो, आप इसको कहीं ना कहीं इनकम ट्रीट कर सकते हो। ये मैं आगे की बात कर रहा हूं, हाँ, कि आगे जब इंटरेस्ट इनकम रियलाइज हो जाती है तो फिर आप इसको इनकम ट्रीट कर सकते हो। बस ध्यान रहे, जो आप इंटरेस्ट के लिए पैसा रियलाइज करो, दिस शुड नॉट बी फ्रॉम एनी फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। ये बोरोवर ने खुद अपना पैसा कमा के आपको दिया होना चाहिए फॉर इंटरेस्ट। तो सर एक बार हमको समझा दो क्या क्या चल रहा है। तो मैंने कहा जब भी पार्शियल रिकवरी होती है और मान लो एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको देखना है कैसे अप्रोप्रिएट करोगे रिकवरी बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। ठीक है सर। इसके लिए क्या करें? अडॉप्ट अ कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए एज पर AS9। AS9 कहता है इनकम को आप रिकॉग्नाइज करो जब भी सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन है। देयरफॉर द अमाउंट विच वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द पास्ट, जिसको अब आपने रियलाइज कर लिया, इसको अब आप अकाउंट कर सकते हो, इसको अब आप इनकम मान के चल सकते हो। ठीक है सर। अब सर एक बात बताना, जो भी अमाउंट रियलाइज हो रहा है टुवर्ड्स इंटरेस्ट, इसमें एक चीज को लेके आपने सतर्क रहना था। किस चीज को लेके? जो भी रियलाइजेशन है दिस शुड नॉट बी आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। तो एकदम फ्लो ध्यान रखना, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो आपने देखना है क्या अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए अमाउंट को अप्रोप्रिएट करने की बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब जैसे ही इंटरेस्ट रियलाइज हो गया, मान लो आगे जाके इंटरेस्ट रियलाइज हो गया, क्या मैं इसको अकाउंट फॉर कर दूं? हाँ, AS9 कहता है। AS9 कहता है जब भी सर्टेनिटी होती है आप इनकम को अकाउंट फॉर कर सकते हो, आप इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बट ध्यान रहे, सतर्क रहना, जो भी पैसा टुवर्ड्स द इंटरेस्ट आया है कहीं ऐसा ना हो इधर से आपने सामने वाले को लोन दिया और इधर से उसने इंटरेस्ट पे कर दिया। नहीं, कोई फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी या फ्रेश लोन नहीं होना चाहिए, सामने वाले ने मेहनत से पैसे कमा के आपको इंटरेस्ट देना चाहिए। तो यही बात कह रहा है, इंश्योर दैट द क्रेडिट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट इज नॉट आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखो ICAI ने क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ICAI का, मजा आएगा। देखो बोर्ड पे फोकस करो। कहते हैं CBC, लास्ट पॉइंट करना, प्रिंसिपल्स बैंक शुड फॉलो फॉर रिकॉग्नाइजिंग इंटरेस्ट इनकम ऑफ एनपीए। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। CBC bank has multiple loan accounts classified as NPAs. During the financial year, some borrowers made partial payments. Partial payment का मतलब क्या हो गया? Partial recoveries. ये हो गई सर partial recoveries towards their outstanding dues. However, there was no agreement between the bank and the borrower regarding the appropriation of recovery. क्या मैं बोल दूं ये वही केस आ गया बिना एग्रीमेंट वाला? हाँ सर। सो ये कहता है बैंक की फाइनेंस टीम डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द रिकवर्ड अमाउंट एज इंटरेस्ट इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाउएवर ड्यूरिंग द स्टेट ऑडिट, auditors raised the concerns about the treatment of these recoveries, discuss a appropriate treatment of partial recoveries in the NPA. तो सारे बच्चे मुझे बताओ, जब भी एग्रीमेंट नहीं होता तो हमको क्या बनानी पड़ेगी? अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट। फिर हमारा तड़का किसका लगता है फर्स्ट स्टेज के बाद? सेकंड स्टेज में AS9 की अकाउंटिंग पॉलिसी में इनकम रिकॉग्नाइज करो एज पर AS9। जब भी सर्टेनिटी हो तो जो भी पहला पैसा आपने रिकवर्स किया था, रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अब आप उसको अकाउंट फॉर कर सकते हो। सो बेसिकली जो भी इंटरेस्ट अब आप रियलाइज कर रहे हो, इट कैन बी टेकन टू इनकम। एंड थर्ड केस में मैंने क्या कहा था? सतर्क रहना, जो भी क्रेडिट आया है टुवर्ड्स द इंटरेस्ट, दिस शुड नॉट बी आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी। तो 3 स्टेज अप्रोच आपने फॉलो करके चलनी है। जल्दी से बताओ क्या? पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट, दूसरा AS9 जैसे ही पैसा रिकवर हो गया अकाउंट फॉर कर लो क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ इनकम है, तीसरे पॉइंट में सतर्क रहना कि जो भी पैसा रियलाइज हुआ है, जो भी पैसा रियलाइज हुआ है, इट इज नॉट आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज। सो दोस्तों यहां आपके सारे के सारे क्वेश्चंस विद द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द MCQ केस स्टडी इज डन डन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स जो जो हमने क्लास में सीखे थे सारे के सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ रिवीजन टेस्ट पेपर। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक, एंड यस कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा।
एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। सो बस अब थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास रह गया एग्जाम्स आने में। जस्ट मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट एंड डेफिनेटली गॉड विल ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज और भी अच्छा इन्फॉर्मेटरी कंटेंट आपके लिए आने वाला है। स्टे कनेक्टेड, कीप गोइंग।